हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एमपीपीएससी का पेपर का प्रक्रिया क्या होता है, किस प्रकार से उसके योजनाएं होती हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, एग्ज़ाम के तैयारी करने का, उस कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा ये कि किस प्रकार से उसका फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि उसके बारे में मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। उसका जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है 14 नवंबर 2019 को जब जारी किया गया था, तो मैंने उसको वीडियो बनाया है, बताया है पूरा किस प्रकार से उसका प्रोसेस है फॉर्म भरने का। उसका लिंक रहेगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से इसका पेपर होता है। तो देखिए, इसका जो पेपर होता है, एग्ज़ाम जो होता है, पूरा एमपीपीएससी का जो प्रोसेस होता है वो 3 चरणों में होता है। पहला होता है प्रारंभिक पेपर, जिसे प्रीलिम्स बोला जाता है। दूसरा होता है इसमें मुख्य परीक्षा, जिसे यहाँ पे मेंस बोला जाता है। और तीसरा होता है यहाँ पर इंटरव्यू। तो जो पहला पेपर होता है वहाँ पर जो प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं यहाँ पर, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है वो होता है सामान्य अध्ययन का, मतलब जनरल स्टडी का। ये 2 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। और ये कुल मिलाकर के यहाँ पर देखेंगे आप तो 200 मार्क्स का होता है। जो पेपर 2 होता है वो होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, मतलब यहाँ पर सी सेट का पेपर होता है। ये 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर यहाँ पे 2 तरह की सर्विसेज होती हैं इसमें। एक होता है सिविल सर्विसेज और एक होता है वन आरक्षक की। यदि आप सिविल सर्विसेज के पेपर दे रहे हैं तो आपको जो सी सेट है उसमें क्वालिफाइंग नेचर है, 40% मार्क्स लेकर के आने होते हैं आपको। यदि आप वन आरक्षक का फॉर्म भर रहे हैं साथ में, तो आपको सी सेट में भी अच्छे स्कोर आने चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर सिलेक्शन यहाँ पर होता है। तो ये तो हो गई यहाँ पर तरीकों की। और यहाँ पे जो प्रश्न होते हैं कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। और एमपीपीएससी में अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ है, और जहाँ तक अभी जानकारी है उसमें अभी भी नेगेटिव मार्किंग की कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं दी गई है। तो मान के चलिए आप अभी तक, जब तक आधिकारिक रूप से पेपर नहीं आ जाता आपके हाथ में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें इसमें आपके सही क्वेश्चन है, आंसर सही है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, गलत है तो यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। फिर क्या होता है, जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं प्रीलिम्स का पेपर, फिर होता है आपका मुख्य परीक्षा। तो जब मुख्य परीक्षा होता है तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा में कुल मिला के 6 पेपर होते हैं। प्रश्न पत्र 1 जो होता है वो जनरल स्टडी पेपर 1 होता है, जो कि 3 घंटे का होता है, 300 नंबर का पेपर होता है। दूसरा जो पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन पेपर 2 होता है, ये भी 3 घंटे का होता है। और इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो ये भी 300 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें प्रश्न आते हैं। जो पेपर 3 देखेंगे आप तो ये भी सामान्य अध्ययन का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। पेपर 4 जो होता है ये होता है इसमें इथिक्स का, ये भी 3 घंटे का होता है, 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पेपर पंचम मतलब फिफ्थ पेपर जो होता है वो जो होता है ये होता है सामान्य हिंदी का। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको ये पेपर देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है ये फिफ्थ पेपर। और जो सिक्स्थ पेपर है ये भी हिंदी निबंध लेखन का होता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपको ये 2 पेपर तो यहाँ पर देनी ही पड़ेगी, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कंपलसरी है। इसके साथ जब आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं, इसका सेकेंड स्टेज जो कि मुख्य परीक्षा है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ये इसका इंटरव्यू होता है वो होता है यहाँ पर 75 मार्क्स का। फिर आपका जो पूरा होता है इंटरव्यू और मेंस मिला करके आपका जो पेपर होता है वो 1575 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पूरा प्रोसेस होता है इसके पूरे पेपर का। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस प्रकार से अंकों का आवंटन होता है इसमें पेपर्स में, जैसे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 एंड फिर हिंदी और सामान्य निबंध का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रश्न पत्र जो पेपर 1 होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर जीएस पेपर 1 में जो, और जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, इसमें एक तरह का प्रोसेस होता है। इसमें कुल मिला के इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट बी, मतलब इसमें खंड आ और खंड ब इसमें पार्ट होते हैं। तो क्या होता है इसमें जो प्रश्न होते हैं कुल मिला करके देखेंगे तो 15, 10 और 3, मतलब इसमें टोटल 28 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। ये कैसे होते हैं, ये 15, 10 और 3 करके क्वेश्चन होते हैं, मतलब यहाँ पर 3-3 मार्क्स के देखेंगे आप यहाँ पर 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 45 मार्क्स के हो जाते हैं। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 3-3 मार्क्स के होंगे। फिर यहाँ पे आपके 15 मतलब आप फिर 15 क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं जो 3-3 मार्क्स के होते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि 6-10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो मार्क्स 6-6 मार्क्स के होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नों का आवंटन होता है, 3 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर, इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं नंबर्स मार्क्स के, जिसके आधार पर आपको यहाँ पर आंसर देने होते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 इसमें सभी में होता है।
तो आपको किस प्रकार से याद रखना, आपको 3 नंबर के क्वेश्चंस बनाने होते हैं, आपको 6 नंबर के क्वेश्चंस बनाने होते हैं, और आपको यहाँ पे 10 नंबर और 15 नंबर के भी क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो इस प्रकार से आपको राइटिंग करनी होती है आंसर राइटिंग के फॉर्म में। फिर जो इसमें आप देखेंगे कि पेपर जो फोर्थ एंड फिफ्थ जो होता है, ऐसे वाला जो होता है यहाँ पर पंचम पेपर, इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें केस स्टडी के फॉर्म में आती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको निबंध लिखना होता है, तो निबंध लिखने के लिए भी आपको मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जो चतुर्थ पेपर होता है जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि जो इथिक्स का पेपर है, इसमें 1 से 2 केस स्टडी आती हैं, उस केस स्टडी को आपको पढ़ना होता है। फिर 30 मार्क्स की केस स्टडी आती हैं इसमें, वो केस स्टडी को आपको पढ़ना होता है। फिर 35 मार्क्स की केस स्टडी आती है, 65 मार्क्स की केस स्टडी आती है। तो वो केस स्टडी किस प्रकार का होता है, वो इथिक्स से संबंधित होता है, मतलब यहाँ पर जो नैतिक वैल्यूज़ होती हैं उससे संबंधित होता है ये। तो आप उससे समझ सकते हैं किस प्रकार से यूज़ करना है। और जो पांचवा पेपर होता है वो हिंदी का होता है। हिंदी में भी यहाँ पर आप देखेंगे तो कुल मिला के 20 प्रश्न यहाँ पर होते हैं, क्वेश्चन की संख्या 20 होती है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर फिर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फिर 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से बड़े बड़े इसमें क्वेश्चन होते हैं, निबंध होता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है, आपको उसके उत्तर लिखने होते हैं उस उत्तर पुस्तिका में। और इसके बाद जो आपका निबंध होता है, निबंध में भी 1000 शब्दों का निबंध होता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि 250 शब्दों का भी निबंध होता है। तो इस प्रकार से छोटे बड़े निबंध, हर प्रकार के निबंध यहाँ पर होते हैं। तो आपको हिंदी में लिखना होता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी उसके लिए। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया पैटर्न, किस प्रकार से इसका पेपर का पैटर्न्स होते हैं। अब हम बताते हैं कि इसका जो प्रारंभिक पेपर होगा, मतलब जो इसका प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स का सिलेबस किस प्रकार से रहता है इसमें। तो देखिए प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले तो सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण होता है, मतलब इसमें जनरल स्टडी, जनरल साइंस आता है। इसमें एक सामान्य सा प्रश्न, मतलब सवाल पूछे जा सकते हैं इन्वेंशन से लेकर के मतलब उसमें कोई थ्योरी पूछ ली गई, कोई कंसेप्ट पूछ लिया गया, इस प्रकार से होता है। इन्वायरमेंट का होता है। फिर विज्ञान वो होता है, साइंस की चीज़ें वो होती हैं जो डायरेक्टली इम्पेक्ट डालती हैं हमारे इन्वायरमेंट को, पर्यावरण सिस्टम को, इकोलॉजी को, मौसम को। ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रभावित करने वाली जो चीज़ें होती हैं वही इसमें पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं जो होती है वो इसमें पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद भारत का इतिहास आता है इसमें, एवं स्वतंत्रता संग्राम के जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं, घटनाएं रही, उससे संबंधित यहाँ पूछा जाता है। इतिहास में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं से संबंधित ज्ञान और सामान्य विज्ञान ज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम के विकास में प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। फिर यहाँ पर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक के सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। फिर इसके बाद भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का समावेशन होने वाली जो जानकारियाँ हैं। इसके बाद जनांकिकीय जनगणना, मतलब 2011 की जो जनगणना थी उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे। फिर विश्व की सामान्य भौगोलिक जानकारी, मतलब यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आता है अच्छे खासे लेवल पे, ज़्यादा तो टफ नहीं आता है पर आता है जो न्यूज़ में रहता है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था भी इसमें अच्छी खासी लेवल पे पूछी जाती है इसमें। फिर इसमें देश की राजनीतिक अवस्था एवं संविधानिक संस्थाएं, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इलेक्शन, राजनीतिक पार्टियां जो होती है, योजनाएं होती, औद्योगिक विकास होता है, विकास, फिर विदेशी व्यापार, आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रश्न, इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो इसमें पूछी जाती है। तो इससे संबंधित भी आपको यहाँ पर अच्छे लेवल पे पढ़ाई करनी है इसको लेकर के भी। और फिर इसके बाद यहाँ पे आता है खेलकूद। खेलकूद अपने आप में मध्य प्रदेश का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक सेगमेंट है, खेलकूद से संबंधित अच्छे खासे लेवल पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको करना ही है। तो उसमें क्या क्या करना है, मध्य प्रदेश, भारत, एशिया, इसके बाद अन्य खेलकूद प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, व्यक्ति संबंधित, इसके बाद प्रतिष्ठित खेल संस्थाओं से संबंधित जो व्यक्ति हैं, संस्थाएं हैं, ट्रॉफी है, खेल के मैदान हैं, उससे संबंधित जुड़े हुए जो शब्दकोश हैं उसको भी आपको करना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक कला, इतिहास, ये सब पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ से 7वें नंबर से स्टार्ट हो जाता है। तो मध्य प्रदेश के भूगोल में पर्वतों के बारे में विकास कैसे हुआ, जैसे कि नर्मदा वैली जो है उसका विकास कैसे हुआ, तापी वैली का विकास कैसे हुआ, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत जो है इनका विकास कैसे हुआ। फिर इसके बाद जलवायु किस प्रकार के मध्य प्रदेश की, इसका वनस्पति कहाँ पर किस प्रकार से, जीव जंतु किस प्रकार के पाए जाते हैं, खनिज माइंस कैसे हैं। फिर परिवहन के संसाधन से संबंधित जो जानकारी है वो आपसे पूछी जाती है, प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पूछी जा सकती है।
फिर इसमें राजवंशों का योगदान, जनजातियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, वो पूछा जा सकता है। कला विकसित है यहाँ पर, स्थापत्य कला है, ललित कला, ये सारी जानकारियाँ जो हैं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर पूछी जा सकती है। फिर मध्य प्रदेश के राजनैतिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था संबंधित सवाल आएंगे इसमें, जिसमें से आप देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दलों एवं का चुनाव, पंचायती राज सिस्टम, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, सतत विकास के लिए संबंधित प्रश्न जो कि मध्य प्रदेश संबंधित हो वो महत्वपूर्ण है। फिर उद्योग योजनाएं, आर्थिक कार्यक्रम, व्यापार, मध्य प्रदेश की 2011 जनगणना के आधार पर स्थिति क्या थी वो पूछे जा सकते हैं और जाएंगे इस पूरे पेपर में। फिर यहाँ पर 9वें नंबर पर देखेंगे आप तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इसमें क्या आएगा, इसमें जो वो चीज़ें पूछी जाएंगी जो डायरेक्ट न्यूज़ में रहती है, जैसे शब्दावली, वेबसाइट, ऑनलाइन सर्च इंजन, ईमेल, वीडियो, चैट, मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हैकिंग, क्रैकिंग, वायरस, साइबर अपराध, ये संबंधित जो न्यूज़ में चीज़ें हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वो पूछी जा सकती है। फिर यहाँ पे जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें 3 एक्ट आते हैं, तो ये जो 3 एक्ट आते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कई बार तो ये 3 एक्ट ही आपके सिलेक्शन करा देते हैं, क्योंकि जो 2017 में पेपर हुआ था उसमें 17 से 18 क्वेश्चन एक्ट से आए थे डायरेक्ट। तो इसमें क्या आता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, मतलब यहाँ पर स्केड्यूल्ड ट्राइब और जो कास्ट होते हैं उसके ऊपर जो एट्रोसिटी एक्ट है उससे निवारण के लिए जो बनाया गया है 1989 का एक्ट, ये पूछा जाता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1955 पे वो आता है इसमें। फिर इसके बाद मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स का जो अधिनियम है, एक्ट है, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ये पूछा जाता है। तो ये 3 पेपर मतलब 3 एक्ट यहाँ पर आते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया सिलेबस पेपर 1 का प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए बात करें तो यहाँ पर आप देख प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर उसमें देखेंगे तो बोध गया, मतलब यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, फिर इसके बाद कौशल विकास से संबंधित प्रश्न होता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं 10वीं लेवल के, फिर इसके बाद हिंदी के कुछ टर्म्स होते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी के कुछ टर्म्स होते हैं, फिर इसके बाद आपके यहाँ पे बार ग्राफ के भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें रहती है प्रीलिम्स के पेपर में, और ये उन्हीं चीज़ों का इंग्लिश में ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम इसके सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर की अगर हम बात करें यहाँ पर मतलब मेंस की, तो मेंस का जो पेपर 1 होता है उस पेपर 1 में आप अगर देखेंगे तो जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा चीज़ें जो आती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है। याद रखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है फर्स्ट पेपर में, मेंस के पेपर में। तो हिस्ट्री में जो आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है, इंडियन ज्योग्राफी आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे मध्य प्रदेश की हिस्ट्री भी आती है। तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड यहाँ पर हिस्ट्री आता है, वर्ल्ड, इसके बाद ज्योग्राफी का पार्ट आता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, और फिर मध्य प्रदेश का इतिहास आ जाता है। तो ये इसका पूरा सिलेबस होता है जो कि आपको अच्छे से समझना है और इसको समझते हुए आपको तैयारी करनी है। तो ये फर्स्ट पेपर में होता है। फिर जो सेकंड पेपर इसका जो पार्ट 2 होता है, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। तो पार्ट 2 जो होता है इसमें ज्योग्राफी होता है, जो कि ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी भी रहेगा इसमें, और उसके साथ साथ यहाँ पर इंडिया का ज्योग्राफी भी रहेगा। तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में मध्य प्रदेश की क्लाइमेट कैसा है, इसका जलवायु कैसा है, किस प्रकार के यहाँ पे माइंस पाई जाती है, किस प्रकार के यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, सॉइल कैसा है यहाँ पर, इसका प्रोडक्शन किस प्रकार से है यहाँ पर, इसके बाद हस्बेंड्री किस टाइप की होती है, पशुपालन की क्या व्यवस्था है, बागवानी की क्या व्यवस्था है, यहाँ पे फसलें किस प्रकार की होती है, ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार का है, जनजातियाँ किस प्रकार की है यहाँ पर, इससे संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो सब प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो ये आपको चीज़ें करनी है इसके बाद इस पेपर में। और इसके साथ साथ जो पेपर 1 है इसमें केस स्टडी आता है। केस स्टडी में आपको बहुत विशेष रूप से बता देता हूँ मैं आपको कि कौन कौन से इसमें केस स्टडी आती है। तो देखिए केस स्टडी में यहाँ पर चेरनोबिल परमाणु संयंत्र त्रासदी जो हुआ था 1986 में, ये पूछा जाता है इसमें। फिर इसके बाद में भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 1984 में, वो पूछा जाता है। कच्छ भूकंप 2001 ये पूछा जाता है। भारतीय सुनामी जो हुई थी 2004 में, ये पूछा जाता है। फिर यहाँ पर फुकुशिमा डाइची जापान परमाणु आपदा 2011 हुआ था, ये पूछा जाता है। उत्तराखंड बाढ़ जो त्रासदी हुई थी 2013 में, ये पूछा जाता है यहाँ पे। उज्जैन त्रासदी 1994 में, ये पूछा जाता है। इलाहाबाद कुंभ की जो भगदड़ हुई थी 2013 में, ये भी इसमें पूछा जाता है। फिर जम्मू एवं कश्मीर की जो बाढ़ 2014 में हुई थी, इससे संबंधित भी यहाँ पर अध्ययन से जानकारी यहाँ पे पूछी जाती है। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई पेपर 1 की जानकारी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पेपर 2 में अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए पेपर 2 अपने आप में विशेष है, क्योंकि इसमें जो पूछा जाता है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। देखिए पेपर 2 जो होता है इसमें भारतीय राजनीति शास्त्र पूछे जाता है, मतलब इसमें इंडियन पॉलिटी रहता है, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो जानकारियाँ हैं
और इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती है, लोकपाल बिल आ जाता है। तो यहाँ पे संविधान संबंधित जो भी प्रावधान है वो सारी इसमें पूछी जाती है। जो भी इसमें प्रावधान, अनुसूचियाँ, संशोधन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी, सारी की सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। इसमें पंचायती राज सिस्टम भी आ जाता है, 73वां संविधान संशोधन। फिर 74वां संविधान संशोधन आ जाता है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर आरटीआई का एक्ट आ जाता है, यहाँ पर लोकपाल आ जाता है, सीबीआई आ जाते हैं, एनजीओज़ के क्या कार्य है वो आ जाता है, प्रिंट मीडिया के क्या रोल है वो आ जाते हैं इसमें। ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ अधिनियम होते हैं, जैसे कि मानव संरक्षण अधिनियम 1993 आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर सीआरपीसी जो दंड प्रक्रिया है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित वो आ जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि घरेलू हिंसा संबंधी जो अधिनियम बनाया गया 2005, ये पूछा जाता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 और 93 दोनों आता है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण, जो मतलब 3-4 एक्ट जो प्री में थे वो भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे पूछा जाता है। सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई 2005 पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पूछा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पूछा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यहाँ पे पूछा जाता है 2000। फिर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010, ये पूछा जाता है। फिर इसका जो खंड बी होता है इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें जो जानकारी पूछी जाती है वो विसिल ब्लोअर कार्यक्रम, ये सारी जानकारी जो होती है, मृत्यु दर क्या होता है, मतलब इकोनॉमिक से संबंधित टर्म्स जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाता है पेपर 2 में। ओके। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन, बैंक, एशियाई बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स, सार्क, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे पूछी जाती है। फिर पेपर 3 की बात करते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है, इसमें इन्वायरमेंट आ जाता है, यहाँ पे इंडियन इकॉनमी भी आ जाता है, इसमें ई वेस्ट जो होता है वो भी आ जाता है इसमें। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें आती हैं पेपर 3 में, जो कि सामान्य अध्ययन है जीएस पेपर 3 में। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो विज्ञान तकनीक में क्या आता है, वो चीज़ें जो आप आसपास देखते हैं, फील करते हैं, समझते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। जैसे कि यौगिक मिश्रण, धातु अधातु, कार्बनिक अकार्बनिक क्या होती है, कैसे निर्माण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, साइंस में जो बातें होती हैं, गति के नियम, ऊर्जा, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आप देखेंगे आंकड़ों से संबंधित क्षेत्रफल परिमाप, आयतन, तार्किक अतार्किक निर्णय, लाभ हानि, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसके बाद पर्यावरण में अब बात करेंगे तो पर्यावरण विकास, जितने भी इसके लिए प्रोजेक्ट बनाए चलाए जाते हैं। फिर कानून है, इंटरनेशनल कानून, किस प्रकार से प्रावधान होता है, कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो होती हैं। फिर इसके बाद जितने भी अभी तक क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको लेकर के अध्ययन करना होता है इसमें। फिर आगे चल के इसमें क्या होता है कि जो नेक्स्ट इसका बी पार्ट होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। इसमें भारत में अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ है, मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म था वो किस प्रकार का है, उदारीकरण के बाद की नीतियों उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए, उसके बाद क्या क्या परिणाम रहे वो इसमें देखा जाता है। फिर इसके बाद गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय संतुलन असंतुलन, इसके बाद मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, आर्थिक विकास प्रणाली, स्टॉक, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। तो ये भी आपको देखना है। फिर आता है जीएस पेपर 4। तो जीएस पेपर 4 जो आता है ये होता है मुख्य रूप से कहा जाए तो इथिक्स का रहता है ये पूरा का पूरा पेपर। इसमें जो विचारक होते हैं उनकी यहाँ पे बातें की गई। तो जो मध्य प्रदेश के सिलेबस में, पीएससी के सिलेबस में जो विचारक हैं वो आप देखेंगे महावीर है, बुद्ध है, कौटिल्य है, प्लेटो है, अरस्तु, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, मोहनदास करमचंद गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव रामजी अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दीन दयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, ये सारे विचारक हैं। इन विचारक की क्या नीतियाँ थी, किस प्रकार से ये देखते थे समाज को और विकास लाना चाहते थे, ये इनके जो विकास की नीतियाँ हैं इनको पढ़ना है और इसी के माध्यम से आपको आंसर करने रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो इन विचारकों को आपको पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। और फिर इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण के लिए जो भी तकनीक और जो भी कानून, जो भी कह सकते हैं यहाँ पर कि जागरूकता अभियान के तहत लेके नीतियाँ लाई गई है वो आपको मेंशन करना है। यहाँ पर लोकपाल जो है क्या रोल है उसका भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इसके लिए ही सामान्य अध्ययन पेपर 4 जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है यहाँ पर किसके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। तो ये जीएस पेपर 4 जो होता है वो बेसिकली आपको करना न्यूज़पेपर से होता है। उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको समझ करके आपको अपने के आंसर में डालने होते हैं। तो ये तो हो गया पेपर 4 का। अब पेपर 5 जो होता है लास्ट वाला, इसमें क्या क्या आएगा, तो ये होता है सामान्य पेपर जो होता है हिंदी का होता है। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें समास, संधि,
इसके बाद पल्लवन, ये सारी चीज़ें आती हैं, मुहावरे, सूक्तियाँ, और सूक्तियाँ तो नहीं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, पठित पठित अपठित, गद्यांश, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सारी के लिए आपको बेसिक सी जो हिंदी आप 12th क्लास तक की पढ़ते हैं वो आपको इसमें करनी रहेगी समझने के लिए। फिर आता है इसका लास्ट पेपर होता है जो कि निबंध का होता है। तो जो निबंध का होता है ना, इसमें होता है प्रथम निबंध जो कि 1000 शब्दों में लिखना होता है, 50 नंबर का होता है। दूसरा जो होता है ये होता है 250 शब्दों में लिखना होता है, ये होता है आपका 25 नंबर का। और तीसरा जो पेपर तीसरा निबंध होता है वो भी 250 शब्दों में लिखना होता है, ये भी 25 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 100 नंबर के निबंध हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है इसमें जो मेंस का पेपर होता है पूरा पैटर्न होता है एमपीपीएससी का, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों आपके लिए मैसेज ये है कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मेरे 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। 39 वहाँ पे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा, आप उन्हें जाकर के पूरा फ्री में पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं https://unacademy.com/@IMAnkit28 ये मेरा कोर्स का लिंक है, आप यहीं जा कर के देख सकते हैं पूरे फ्री में। और इसके अलावा आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMAnkit28, यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हैं जो कि सभी फ्री हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, अवार्ड, गवर्नमेंट स्कीम, MCQ, पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल सोशल इशू की जो प्रॉब्लम्स होती करंट अफेयर में, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये सारी चीज़ें मैंने कवर किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी आपको लेकर के। इसके अलावा आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए, हमारी टीम रहेगी जो कि 24 आवर के अंतर्गत आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। और आपको इसी प्रकार से जो हेल्दी और वेल्दी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे अच्छे सोर्सेज के माध्यम से। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी इसमें वीडियोस हों अपडेट किए जाए, आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। और ये वीडियोस जो है वो आपको डेली बेसिस पर मिला करेंगी। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिले। सो आप इसे इनरोल करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बताएं कि किस प्रकार से चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।